Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video of chapter number 4, that is Anne Frank's chapter. And today we'll be reading about Anne's academic days. Okay, so what we are going to look in, or what we are going to study in this particular video, we'll be looking at Anne's, Anne as a chatterbox. Her personality will be described on the lines of a chatterbox. She used to talk a lot. Then there was a teacher, Mr. Keesing, who was her mathematics teacher. How he got extremely annoyed of Anne and he started punishing her with extra homework. And what Anne used to write, what creative response and resolution Anne found out for that particular punishment homework, we are going to cater to that. कैसे Anne ने creatively सारे के सारे extra punishment homeworks को complete किया और फाइनली मिस्टर कीजिंग और एन का रिलेशन कैसे एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंचा, आज हम इस सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को यहीं पर ही आज ख़त्म करेंगे। उससे पहले हम जल्दी से कॉम्पिटेंसी देखते हैं। कॉम्पिटेंसी यानी कि एक वैल्यू, और वैल्यूज़ क्या समझ में आती है? सबसे पहले ह्यूमर एंड डिसिप्लिन। देखो, कोई भी क्लासरूम का जो माहौल होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, वहाँ पे एलिमेंट ऑफ ह्यूमर नहीं होगा, तो वहाँ पर पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा क्लासरूम भी देख रहे हैं जहाँ पर एक्सट्रीम मस्ती मजाक हो रही है और कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी बच्चा कहीं भी उठ के जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उस केस सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी पढ़ाई करना मुश्किल है। तो ह्यूमर एंड डिसिप्लिन गो हैंड इन हैंड व्हेन इट कम्स टू द क्लासरूम सिनेरियो। हर बच्चे के अंदर अगर ह्यूमर है, अगर जोक का एलिमेंट है और बच्चे मस्ती करके पढ़ना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट bad, but the children should understand the element of discipline also, and teacher should also understand कि strictness class के environment को effective नहीं बनाती है। तो this is what we are going to learn in this particular video. Next is embracing errors. As we know, nobody is perfect in this world. कोई भी एक ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेगा जो बिल्कुल परफेक्ट है, वो जो 100 on 100 है, कोई भी ऐसा नहीं होता। हर किसी इंसान के अंदर फ्लॉज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। वी शुड ऑलवेज एम्ब्रेस दोज प्रॉब्लम्स, वी शुड ऑलवेज ओन अप दोज मिस्टेक्स, ओन अप दोज फ्लॉज, एंड वी शुड ऑलवेज वर्क टू इम्प्रूव देम। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भैया हाँ मेरे में तो ये गलती है तो मैं नहीं, आई एम प्राउड ऑफ दैट। नो, you should always try to work hard to improve it. And how we are going to learn about this particular thing in this video, I'll tell you with the text. So are you all excited to read what Anne has started writing in her diary? 20th June 1942 को, याद है उसके बर्थडे के कितने दिन बाद बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे, एन का बर्थडे कब आता है? एन का बर्थडे आता था 12th जून को, और उसके ठीक 8 दिन बाद एन ने अपनी डायरी लिखना शुरू की और उसने अपने दिन के बारे में बताया। वो दिन किस बारे में था? आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो? जल्दी से मुझे बताओ। यस, रिपीट आफ्टर मी दैट मैम, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग वेरी गुड। टुडे वी आर गोइंग टू इनकलकेट गुड वैल्यूज, एंड हियर वी स्टार्ट। सो क्या लिखा उसने, अब हम लोग टेक्स्ट की हेल्प से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एन ने किस दिन को डिस्क्राइब किया, उसके क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स थे। चल शुरू करते हैं। ओके, Saturday 20th June 1942, dearest Kitty. Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who'll move up to the next form and who'll be kept back. So she is starting, it was the day Saturday, day of Saturday, okay? Saturday के दिन 20th June 1942 को, अपने बर्थडे के 8 दिन बाद, वो अपने एक पुराने दिन के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। उसको अपने कोई बहुत पुराने दिन याद आए जब वो एक पर्टिकुलर क्लास में थी और उस क्लास में क्या माहौल था वो उसको डिस्क्राइब कर रही है। अब वो लिख रही है, डियरेस्ट किटी, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन माय क्लास वाज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। यानी कि पूरी की पूरी क्लास एकदम नर्वस हो रखी थी। क्वेकिंग इन इट्स बूट का क्या मतलब होता है बच्चा? when somebody is intensely fearful, anxiety, stressed, आप जब किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान और नर्वस होते हो, आप कब बहुत ज़्यादा नर्वस और परेशान होते हो? जब आपका कौन सा दिन होता है? जब हमारा पीटीएम का डे होता है, रिजल्ट का डे होता है, जब हमने टेस्ट दिया होता है, हमने बहुत मेहनत की होती है
और हमें पता है कि रिजल्ट यू आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट द रिजल्ट, तो उस दिन उन जब आपको कॉपी वापस मिलने वाली होती है तो क्या होता है, यू पीपल फील फियरफुल, राइट, यू पीपल फील स्ट्रेस्ड कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है। जब आपने नहीं पढ़ाई की होती है तब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। तो उसको हम किस फ्रेज से बोल सकते हैं, क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। तो एन लिख रही है कि आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे का पूरा क्लास, दे ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्सट्रीमली नर्वस, दे वर एक्सट्रीमली टेंस्ड। व्हाई? बिकॉज देयर वाज एक दिन आने वाला था जहाँ पर एक फोर्थ कमिंग मीटिंग होने वाली थी, फोर्थ कमिंग जो कि आने वाला हो, तो एक मीटिंग होने वाली थी, रिजल्ट डे आने वाला था, और रिजल्ट के बारे में सोच के सब लोग बहुत नर्वस थे, सब लोग बहुत परेशान थे। एंड शी इज सेइंग दैट इस पर्टिकुलर मीटिंग में टीचर्स डिसाइड करने वाले थे कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में, यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्म का मतलब होता है क्लास, कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। तो यानी कि टीचर्स क्या देने वाले थे, पास और फेल का सर्टिफिकेट देने वाले थे, जिसकी वजह से सारे के सारे बच्चे बहुत नर्वस थे, बहुत स्ट्रेस थे, एंशियस थे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. So अब देखो क्या अरेंजमेंट है। एन एक सीट पे बैठती है, एन के जस्ट पास में एक लड़की बैठती है जिसका नाम क्या है बेटा, GN। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुनने में आपको नाम अजीब लगेंगे, जूविश नेम्स है। तो GN एक लड़की है, GN ऐसे समझो, ये एक डेस्क है, यहाँ पर बैठती है GN और यहाँ बैठती है एन। इनके जस्ट पीछे एक और डेस्क है और इस डेस्क पे कौन बैठते हैं, CN एंड जैक्स। I think this is the spelling. Okay, we'll just quickly. कौन कौन बैठता है बेटा, CN and Jax. So they sit like that. And एन कह रही है कि आई एम हाफ ऑफ द क्लास। मैं ये देख देख के बहुत परेशान, और बहुत ही फनी सी चीज़ है ये कि ये देखना पड़ता है कि पूरी की पूरी जो क्लास है, पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है, आपको बस यही सुनाई देगा, बच्चे आपस में शर्तें लगाते रहते हैं कि तुम पास होगे, तुम पास होगे नहीं। एंड ये जो तो लड़के हैं CN एंड जैक्स, ये तो दे हैव रीच टू अनदर लेवल। व्हाट दे वर डूइंग, दे हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स। मतलब इसका है कि जो ये दोनों बच्चे हैं, हॉलीडेज से पहले इन्होंने हॉलीडेज में कुछ पैसे इकट्ठे किए होंगे, सेविंग्स किए होंगे, और अब इन दोनों ने बेट लगा ली है। CN जैक्स को बोलता है कि अगर तू पास हो गया तो तू मुझे अपनी पूरी सेविंग्स देगा, और जैक्स बोलता है कि CN अगर तुम पास हो गए तो तुम अपनी पूरी की पूरी हॉलीडे सेविंग्स मुझे दोगे। एंड दे वर बेटिंग अपॉन इट, दे वर कॉन्स्टेंटली स्टेकिंग entire of their holiday savings on these bets, and bet शर्त लग किस चीज़ पे रही थी कि कौन पास होगा और कौन पास नहीं होगा। एंड ये पूरे दिन ऐसा नहीं होता था कि एक बार में बोल के रह गए, नहीं, दे यूज टू चैंट इट लाइक अ गुरु मंत्र की तरह पूरे दिन बस ये लोग इसी बारे में बात करते रहते थे कि तुम पास होगे, तुम पास होगे, तुम पास होगे, तुम पास होगे, और एक दूसरे की हॉलीडे सेविंग्स को इन्होंने स्टेक पे लगा के शर्तें लगाना शुरू कर दिया था। एंड एवरीवन वाज टेंस, नर्वस। व्हाई? बिकॉज रिजल्ट से चाहे बच्चा कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, रिजल्ट से हर किसी को डर लगता है। ठीक है, आप लोगों को भी लगता है ना, आई नो फॉर श्योर लगता होगा डर। From morning to night, it's no, you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. As I told you, they were chanting these bets. CN would tell Jax कि you will get passed no matter, for sure, I'm confirmed. I am sure कि तुम तो जैक्स पास कर ही जाओगे। लेकिन जैक्स कहता था नहीं, मैं तो नहीं हो पाऊंगा पास, मुझे पता है CN तुम पक्का पास हो जाओगे। और पूरे दिन इस चीज़ को सुनने के बाद GN और एन दोनों परेशान हो जाती थी। GN पीछे मुड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती थी, यू प्लीज़ जस्ट कीप योर माउथ शट, वी आर नॉट एबल टू, यू आर अनोइंग अस, वी आर नॉट एबल टू टेक इट एनी मोर, प्लीज़ इस बारे में बात करना बंद करो। और
उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। फिर एन उनको गुस्से से देखती थी और गुस्से से कहती थी कि नाउ यू आर सपोज टू शट योर माउथ बिकॉज वी आर इरिटेटेड। एंड देन ऑल्सो उन दोनों के कानों पे जू तक नहीं रेंगती थी। दे डिडंट हीड टू वॉट एवर जीएन एंड एन हैड टू से टू देम। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था एंड दे यूज्ड टू कैरी ऑन विद देयर बेट्स। यहाँ पर देखो प्लीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, रिक्वेस्ट करना। ओके उसके बाद इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज। डमीज का मतलब होता है स्टूपिड, कोई कम दिमाग वाला, यानी मोरोन, स्टूपिड, पागल। बेसिकली पागल भी नहीं कह सकते, बेवकूफ। यस, बेवकूफ इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट। That about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Make sure you mark this line. Teachers are the most unpredictable creatures of the earth. तो अब क्या है यहाँ पर? Look, Anne कह रही है कि if you'll ask me, I know every child of the class, I know every student, and I know 25%, about a quarter of a class, यानी कि 1/4 क्लास को अगर देखोगे तो वो क्या है, डमीज है। This class, 25% of this class is filled with stupid people. They should not have reached to this point even. उनको इस क्लास तक भी आना नहीं चाहिए था और I would never pass them. उन 25% बच्चों को तो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी नहीं भेजूंगी। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि टीचर्स क्या होते हैं, दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑफ दिस अर्थ। जिन लोगों को कम मार्क्स मिलने चाहिए उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, जिस बच्चे को फेल होना चाहिए वो पास हो जाता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो और टीचर के पास जाते हो और आप उस चीज़ के बारे में बताते हो तो शाबाशी के साथ आपको एक एडवाइस या डांट भी पड़ जाती है। जब आपको लगता है टीचर बहुत अच्छे मूड में है लेकिन नेक्स्ट ही सेकेंड आपको पता लगता है यू आर गेटिंग रेप्रीमांडेड फॉर समथिंग, किसी चीज़ की वजह से आपको डांट पड़ रही है। कभी टीचर बहुत गुस्से वाले मूड में दिखता है और आप सब चुप होते हो लेकिन सडनली आपको लगता है कि टीचर ने जोक कर दिया। तो टीचर के मूड को और नेक्स्ट स्टेप को भापना, अज्यूम करना या एस्टिमेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एन के हिसाब से टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। और इससे क्वेश्चन भी आया है बच्चों, प्लीज अंडरलाइन इट, प्लीज हाईलाइट इट प्रॉपर्ली कि कैसे टीचर्स अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स है। क्योंकि एन के हिसाब से 25% बच्चे तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, लेकिन एन को ये भी पता और वो इतने टाइम से देखती आ रही है कि टीचर्स के बारे में एस्टिमेट करना, उनके बारे में अज्यूम करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वॉट दे आर गोइंग टू डू नेक्स्ट ही पल वो क्या करने वाले हैं उनको समझना बिल्कुल मुश्किल है। एंड दैट इज वाई शी सेज दैट दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। आई डिसएग्री अ लिटिल। ये सिर्फ टीचर्स के साथ नहीं है बेटा, ये हर ह्यूमन के साथ है। एवरी ह्यूमन इज अनप्रिडिक्टेबल इन वन सेंस और द अदर। सो एन ने यहाँ पे टीचर्स के लिए बोला है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है 25% क्लास को नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसे ये भी पता है क्योंकि टीचर्स के बारे में अज्यूम करना पॉसिबल नहीं है तो पक्का वो 25% बच्चे आगे जाएंगे, क्योंकि कोई टीचर कब क्या कर दे वो पूछना, वो सोचना बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में एस्टिमेट लगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एंड मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से अग्री भी करेंगे, वो बैठ के हंस भी रहे होंगे और अपने एक्सपीरियंसेस को रिकलेक्ट कर रहे होंगे कि कब मैं मैम के पास गया था बहुत अच्छे से एंड मैम ने मुझे डांट दिया। ऐसा होता है, आई ऑल्सो टीच इन स्कूल, और ऐसे ही होता है। बच्चे मुझे बताते हैं कि हम लोग मैम आपके पास हमें लगा था यू आर इन वेरी गुड मूड, लेकिन आपने हमें डांट दिया। तो टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल टू एन एवरी। आई थिंक हर बच्चे को ऐसा लगता होगा कि टीचर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं। इसको स्टार भी मार्क कर लेना बेटा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आई एम नॉट सो वरिड about my girlfriends and myself will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. So now Anne is saying, Anne is describing, she's assuring all the readers that if you'll ask me about my performance, the way I gave my test, I'm very sure that I and my friends, I and my girlfriends in a way, the friends who are girls, okay? So she's saying, I and my friends are for sure going to clear every subject because our test was, the way we've given our test, we're very sure that we are going to clear the exams. But
she was a little skeptical about one subject. And what was that subject? That was mathematics. Now she was not unsure for the fact that she didn't give the paper good, or she didn't attempt the paper in a good way, or she was weak in mathematics. No, she was pretty good in mathematics. She knew the subject, she loved the subject, she was good at everything, she was good at mathematics. Why she really was not sure about the mathematics performance? Because she was not in a good term, she was not in ever, आज तक भी उसके टर्म्स मिस्टर कीजिंग जो कि मैथमेटिक्स टीचर थे उनके साथ कभी भी अच्छे नहीं हुए. उस टीचर से, उन पर्टिकुलर टीचर्स से जो कि मैथ्स के टीचर थे, उसकी बॉन्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. मिस्टर कीजिंग हमेशा उसे डांटते रहते थे, मिस्टर कीजिंग उसे हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट देते रहते थे. तो इस वजह से एन थोड़ी सी डिलेमा में थी कि क्या वो मैथमेटिक्स का पेपर पास कर पाएगी या नहीं. और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था उसका ये कहने का कि टीचर्स क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. क्योंकि उसे आज तक ऐसा लगता था कि मिस्टर कीजिंग उसे पसंद नहीं करते हैं. एंड क्योंकि टीचर्स के हाथ में रिजल्ट होता है तो मे भी वो उसको फेल कर देते और मे भी उसको वो नेक्स्ट क्लास में जाने नहीं देते. और इसी वजह से उसने कहा कि मैं सारे सब्जेक्ट्स के बारे में श्योर हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स आई एम इन अ लिटिल डिलेमा. व्हाई? बिकॉज आई वाजंट एबल टू गेट अलोंग विद मिस्टर कीजिंग एवर. वो कह रही है मेरे 9 टीचर्स हैं स्कूल में, 7 मेल है और 2 फीमेल्स हैं, और मेरी सबसे अच्छी बनती है सिवाय एक टीचर के जो कि है मिस्टर कीजिंग, और वो मैथ्स पढ़ाते हैं. और वो क्यों नहीं बनती? नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट. व्हाट इज एंड्स प्रॉब्लम? देन मिस्टर कीजिंग कीप्स ऑन स्कोल्डिंग हर. ओके, मिस्टर कीजिंग, आई डोंट नो व्हाई वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ. ओके, मिस्टर कीजिंग, the old foggy teacher who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. तो इस चीज़ का सिर्फ एक सिंपल सा रीज़न था क्योंकि एन बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में, बिकॉज शी वॉज अ चैटर बॉक्स, एंड दैट इज़ वाई मिस्टर कीजिंग वॉज नेवर एबल टू गेट अलॉन्ग विद एन, क्योंकि एन बहुत ज़्यादा बात करती थी. एंड ही वॉज एन ओल्ड फॉगी टीचर. ओल्ड फॉगी टीचर का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्लासरूम पसंद करते हैं, बच्चों को चुप करा के पढ़ाने में विश्वास रखते हैं. उस टीचर को क्या कहते हैं? ओल्ड फॉगी टीचर कहते हैं. तो मिस्टर कीजिंग वाज वन ऑफ देम. ही लाइक्ड to have he loved to have a disciplined, शांत, peaceful environment for his classes. लेकिन एन क्या थी? एन बहुत बात करती थी, बहुत टॉकेटिव थी. इस वजह से वो उससे अपसेट रहते थे, अनॉयड रहते थे, इरिटेटेड रहते थे. एंड दैट इज वाई एन को कॉन्टिन्यूसली बहुत सारी पनिशमेंट्स मिलती थी. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. प्लीज़ याद रखना ये फर्स्ट पनिशमेंट थी. तो देखो, बहुत दिनों के बर्दाश्त के बाद मिस्टर कीजिंग ने एक दिन गुस्से में आके एन को कहा, एन फ्रैंक, यू टॉक अ लॉट एंड आई एम असाइनिंग यू एक्स्ट्रा होमवर्क. एंड वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था? दैट शी वॉज सपोज टू राइट एन एसे ऑन अ सब्जेक्ट, अ चैटर बॉक्स. देखो, अगर आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट पनिशमेंट्स होती हैं. बाहर खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो, कान पकड़ लो, पेरेंट्स को कॉल कर लेंगे. नहीं, लेकिन वेस्ट के एजुकेशन सिस्टम में द पनिशमेंट्स आर वेरी कंस्ट्रक्टिव. बहुत कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट्स होती हैं. जैसे ऐसे लिखो, यू आर सपोज टू क्लीन द क्लास, आपको स्टे बैक करवाएंगे, पढ़ाने के लिए रोक देंगे, आपको ग्राउंड क्लीन करना होगा, आपको फिजिकल आपको कॉरिडोर क्लीन करने के लिए कहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक स्किल भी जोड़ता है और बच्चा उसके साथ अपनी गलती को रियलाइज़ भी करता है, क्योंकि वहाँ पर वो टाइम कंजम्पशन को ज़्यादा है ना, अगर आपने कुछ चीज़ गलत की तो हम आपका मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ले लेंगे, दैट इज़ टाइम. आपका टाइम हम खराब करेंगे, चाहे वो किसी भी वे में हो. तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? यहाँ पर उन्होंने मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को कहा कि भाई, अब तुम बहुत बोलती हो, अब तुम क्या करोगे? तुम एक ऐसे लिखोगे, और वो ऐसे किस पे होगा? सब्जेक्ट क्या होगा उस ऐसे का? अ चैटर बॉक्स. अ चैटर बॉक्स? What can you write about that? I'd worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and then tried to keep quiet. तो जैसे ही उसको पूरी क्लास के सामने ये टॉपिक मिला, चैटर बॉक्स, सो शी कॉन्टम्पलेटेड फॉर अ बिट.
उसने थोड़ा सोचने की कोशिश की कि चैटर बॉक्स एक ऐसा अजीब सा सब्जेक्ट है, इस पर मैं क्या ही लिख सकती हूँ, एक चैटर बॉक्स पे कोई इंसान क्या ही लिखेगा। बट देन शी केप्ट हर थॉट्स अवे, उसने अपने थॉट्स को अलग रखा और कहा कि अभी तो मैं एक पेपर पे ये लिख के और रख देती हूँ, और घर जाके मैं ये सोचूंगी कि मुझे इस पे क्या लिखना है, क्योंकि अभी सर पढ़ा रहे हैं, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन इन द क्लास, जो भी क्लास में चल रहा है आई मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सो यहाँ पर एन फ्रैंक ने क्या किया, उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क मिला, ऐसे लिखने को मिला चैटर बॉक्स पे। शी रोट इट डाउन एट दी एंड पेजेस, ऑन दी एंड पेजेस ऑफ द नोटबुक, उस पर लिखा उसने और उसको अपनी पर्टिकुलर बैग के अंदर रख लिया। She said that I'll worry about it at the home. That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. घर आई, उसने सारा होमवर्क कंप्लीट किया। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद अब एन फ्रैंक ने क्या किया, उसने सडनली देखा एक नोटबुक में छोटी सी एक लाइन लिखी हुई थी, राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। That particular note caught her attention. उसका अटेंशन वहाँ गया और उसे याद आया कि मिस्टर कीजिंग ने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। उसने वो नोटबुक खोली और उसने सोचा, while thinking, contemplating, pondering about the subject, कि मैं इस पर क्या लिख सकती हूँ। She was chewing the tip of her fountain pen. वो पेन खाते खाते बढ़िया से सोच रही थी कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या लिखूँ। देखो एन क्या थी, एक बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। शी वॉज नॉट लाइक एनी अदर रेगुलर चाइल्ड। मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर मैं आपको रीड करवाऊंगी। तो एन ने क्या कहा, एन ने यहाँ पर बैठ के वो सोच रही थी, शी वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग एंड शी केम टू अ कंक्लूजन, लुक आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एज अ बर्डन, कि ये जो पर्टिकुलर होमवर्क मुझे मिला है, ये बर्डन नहीं है, ये एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम एज एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स, पनिशमेंट की तरह मैं नहीं लेने वाली हूँ। Rather, it will be an opportunity for me. I am going to take it as an opportunity to prove my point. I'll convince Mr. Keesing that no matter what, sir, whatever you say, I know you like to have your class as a traditional class, a little strict environment, but understand that talking is a student's trait. बात करना क्या होता है, एक स्टूडेंट का ट्रेट होता है, वो उसका एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, और अगर आप वही उस बच्चे से ले लेंगे तो उसकी पर्सनालिटी में कुछ भी नहीं होगा। शी सेड दैट आई विल कम अप विद अ वेरी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, मैं बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगी इसके अंदर, बर्डन की तरह नहीं लिखूंगी मैं इसके बड़े बड़े स्पेस छोड़ के कुछ भी कॉपी करके नहीं लिखने वाली। रादर मैं एक ओरिजिनल कंटेंट लिखूंगी, जेन्युइन कंटेंट लिखूंगी, और मैं सर को कन्विंस करूंगी कि सर देखो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. इसको highlight कर लेना बच्चों, it is important. I thought and suddenly I had an idea. देखो उसने क्या किया, मैंने बताया था ना, उसने सोच लिया था कि अब वो तो क्या करेगी, कन्विंसिंग। रैम्बल होता है पूरे किसी और बच्चे को अगर आप ये होमवर्क दे देते हो, वो वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ता है, एक एक लाइन छोड़ के लिखता ताकि काम जल्दी खत्म हो। लेकिन एन यूजुअल बच्चों जैसी नहीं थी। एन ने सोचा कि भैया ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये होमवर्क की पनिशमेंट थोड़ी है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर मैं मिस्टर कीजन को बता सकती हूँ कि मैं बात इसलिए करती हूँ क्योंकि बात करना ज़रूरी है। मैं ऐसे ही बात नहीं करती हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता है, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लासरूम सिनेरियो, टू टॉक, to be curious, to talk about things, to ask about things। और अगर आप यही बच्चों से ले लोगे तो फिर पढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे। तो एन ने लिखना चालू किया, उसको एक आइडिया आया और उसने क्या क्या लिखा वो मैं बताती हूँ। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. तो उसने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते उसे पता नहीं लगा कि कब उसने 3 पेजेस फिल कर दिए। 3 पन्नों का बड़ा सा ऐसे उसने लिखा और उसमें उसने लिखा कि सर
आई नो आई टॉक अ लॉट एंड दिस मस्ट डिस्टर्ब द क्लास. इस चीज़ की वजह से क्लास में पक्का से डिस्टर्बेंस होता ही होगा. बट यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट. एक विद्यार्थी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि वो बात करे और बातों के अपने थॉट्स को बातों के रूप में उसका आदान प्रदान करे. सो दैट इज़ द बेसिक ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट. ओके, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, मैं बहुत बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. लुक हाउ क्लेवरली शी डिस्क्राइब्ड इट कि आई विल ट्राई टू कंट्रोल इट, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रही हूँ ये कोशिश नाकाम ही रहने वाली है. आई एम नेवर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल इन दैट ट्रायल. वाई? बिकॉज दिस इज यू एज यू नो. अब वो कह रही है कि आपको पता है कि जैसे इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जितने भी जेनेटिकली आपको कोई चीज़ पास ऑन होती है अपने पेरेंट्स से, तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. आप अगर मेरे घर पे आएंगे और आप अगर मेरी मदर से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा माई मदर टॉक्स एज मच एज आई डू. ये जो बातूनी नेचर है, ये जो चैटर बॉक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है मेरे अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे किससे मिले हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे मेरी मदर से मिले हैं. एंड सर, यू आर अ लर्नड मैन, यू नो इट, आप बहुत नॉलेजेबल हैं और आपको पता है कि अगर मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक, चैटर बॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक मेरी मदर से मिली है तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. वाई? बिकॉज यू एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स. कि आप इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. कोई भी चीज़ जो आपको जेनेटिकली पास ऑन हुई है, जैसी आपकी शक्ल है, आपका कलर है, आपका फीचर्स है, ये सारी चीज़ें आपको जेनेटिकली मिले, कुछ क्वालिटीज़ भी मिले होंगे. यू कैन नॉट चेंज देम एब्रप्टली, एकदम से सबको चेंज आप नहीं कर सकते हैं. तो सेम एंड कह रही है कि ये गलती मेरी नहीं है, ये तो गलती मेरी मदर की है. वो भी उतना ही बात करती हैं जितना मैं बात करती हूँ, और ये एक मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है, एक जेनेटिक ट्रेट है जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स से पास ऑन हुआ है. तो आई कैन डू मच अबाउट इट. यू विल ओनली हैव टू एडजस्ट विद द वे आई टॉक और बिहेव इन द क्लास. लुक, बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में उसने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी थी. तो एन के कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप कभी ये नहीं लिखेंगे शी वॉज डिसरिस्पेक्टफुल, शी वॉज शी डिडंट नो हाउ टू बिहेव इन द क्लास. ऐसा आप सब चीज़ें नहीं लिखेंगे. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time, it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. So, अब क्या हुआ? उसने अपना next day जाकर essay को दिया. मिस्टर कीजिंग ने पूरा ऐसे पढ़ा एंड ही हैड अ गुड लाफ ऑन दैट. लुक हियर इट वाज बीइंग, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन से ये जो दिख रही है ना आपको, दैट मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, ये हमको कहीं ना कहीं बताती है कि मिस्टर कीजिंग वाज नॉट एन ओल्ड फॉगी टीचर. वो उतने भी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे जितना एन ने उनको अज्यूम कर रखा था. हैड देयर बीन अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, देन क्या वो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को इतने स्पॉटिंगली पढ़ता, हंस के पढ़ता? नहीं. कोई भी टीचर अगर स्ट्रिक्ट होता तो वो इस पर्टिकुलर ऐसे से ऑफेंड हो जाता एंड वो शायद एन को और परेशान करता या और पनिशमेंट्स देता. लेकिन मिस्टर कीजिंग वाज अ गुड मैन, ही जस्ट नीडेड अ बिट ऑफ साइलेंस इन हिज क्लास. उनको सिर्फ थोड़ी सी शांति चाहिए थी अपनी क्लास में. वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे. और उन्होंने पढ़ा नेक्स्ट लेसन के लिए, पूरे लेसन के लिए एन फ्रैंक को कुछ भी नहीं कहा गया. लेकिन एन फ्रैंक की बातें ख़त्म ही नहीं होती थी. वो इतना बात करती थी कि नेक्स्ट लेसन में वापस से अनॉय होकर मिस्टर कीजिंग ने उसे सेकेंड पनिशमेंट दिया. एंड अब ये सेकेंड पनिशमेंट बच्चों किस बेसिस पे था, किस टाइटल पे था? उसने कहा, मिस्टर कीजिंग ने अगेन ही सेड, एन फ्रैंक you talk a lot and now I am assigning you with another homework, another punishment essay, and you are supposed to write it on the subject an incorrigible chatterbox. Incorrigible होता है someone who cannot be corrected, someone who cannot improve. ठीक है, जिसको बिल्कुल भी सुधारा नहीं जा सकता, जिस बच्चे को हम बेसिकली कहते हैं डीट. तो डीट बच्चा होता है ना, जिसको कहते हैं कुछ भी कह लो, कुछ भी करवा लो, समझ नहीं आता, कभी नहीं सुधरेगा. तो उससे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकॉरिजिबल. समवन जिसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते. तो एन फ्रैंक को अब एक और सेकंड ऐसे पनिशमेंट के लिए मिल गया था. और वो किस टॉपिक पे था बच्चों?
an incorrigible chatterbox. एन ने वो ऐसे भी पूरा लिखा और लिख के नेक्स्ट क्लास में ही सर को दे दिया. उसके बाद 2 लेसन्स तक, पहले एक ऐसे दिया तो एक क्लास तक उसे कुछ नहीं कहा, अब दूसरा ऐसे दिया तो 2 क्लासेस तक उसको कुछ भी नहीं कहा. लेकिन 3rd क्लास में वो वापस से उससे बहुत अनॉय हो गए क्योंकि एन फ्रैंक चुप ही नहीं हो रही थी. एंड इन द 3rd लेसन व्हाट हैपेंड, वी आर गोइंग टू रीड इट. However, during the 3rd lesson, he'd finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो 3rd लेसन में परेशान होके एंड मिस्टर कीजिंग ने उस पर बहुत जोर से चिल्लाया और कहा कि एन फ्रैंक, I've had enough. This is too much now. You talk a lot. You don't let me teach properly to my class. And as a punishment, you're supposed to write 3rd essay. एक और ऐसे उसको पनिशमेंट में मिला और इस बार जो सब्जेक्ट था ऐसे का वो क्या था बच्चों? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. कि तुम्हें इस सब्जेक्ट पे एक ऐसे लिखना है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. द क्लास रोड का यहाँ पर मतलब है लाफ्ड. बहुत जोर से हंसे सब लोग एन फ्रैंक पे हंस रहे थे. I had to laugh too, though I'd nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. Ingenuity का मतलब होता है बच्चों ओरिजिनल, कोई भी चीज़ जो ओरिजिनली आपके दिमाग में आती है, ठीक है. तो वो कह रही है जैसे ही सर ने बोला क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स पे आपको एक ऐसे लिखना है, तो सब बच्चों उस पर बहुत ज़ोर से हंसने लगे. उसे थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन फील हुआ, लेकिन वो ज़्यादा ह्यूमिलिएट फील ना करे इसलिए वो भी सब लोगों के साथ हंसने लग गई. और उसने सोचा ये कितना अजीब सा सब्जेक्ट मुझे दिया है सर ने, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और अब इस पे मैं क्या लिखूं. मैंने कभी भी उन एसेज को बर्डन की तरह नहीं लिया. मेरे जितने भी ओरिजिनल थॉट्स थे, जितना भी मेरा परसेप्शन और आइडियोलॉजी थी उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो सब तो मैं उन 2 एसेज में लिख चुकी हूँ. तो अब मैं और क्या लिखूँ, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा. आई एम एग्जॉस्टेड. शी वॉज थिंकिंग टू हर सेल्फ. she said that I was already exhausted of my original ideas. जितने भी ओरिजिनल आइडियाज थे वो सब खत्म हो चुके थे. अब आगे क्या करना था उसे पता नहीं था. लेकिन then one friend came to her rescue, and who was that? We'll see that. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. अब देखो एन ने कहा था कि देखो सर तो मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ भी ऐसे तो नहीं लिख के दूंगी. आई नीड टू कम अप विथ समथिंग ओरिजिनल. कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ओरिजिनल और करना पड़ेगा, और नो मैटर व्हाट मैं करके ही रहूँगी, ठीक है. और उसके बाद वो बैठी रही, सोचती रही क्या करे. तो सडनली उसकी एक फ्रेंड आई जिसका नाम था सेन. माई फ्रेंड सेन आई और सेन ने उसे कहा कि लो, मैं पोएट्री में अच्छी हूँ, मैं हर चीज़ को पोएट्री में कन्वर्ट कर सकती हूँ. हम एक काम करते हैं, जो ऐसे आपको मिला है, जो पनिशमेंट ऐसे आपको मिला है, उसको हम ऐसे में ना लिख के इस बार पोएट्री में लिखेंगे. उसको हम वर्सेस में लिखेंगे, राइम करके एक बढ़िया सी पोएम उसकी क्रिएट कर देंगे. एंड को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा एंड शी डिसाइडेड दैट शी इज़ गोइंग टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. कि वो अब सारे के सारे इस जो चैटर बॉक्स पे इसको क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे एक पूरा जो ऐसे लिखना था उसकी सारी लाइंस को किस में लिखेंगी? पोएम में लिखेंगे, राइमिंग में लिखेगी. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू बच्चों? Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. यहाँ पर एन ने कहा कि मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मजाक मेरा नहीं उड़ेगा, मजाक उनका उड़ेगा. कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये जो स्टेटमेंट है ये एक बहुत ही चाइल्डिश वे में लिखा गया है. शी डिडंट वांट टू गेट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर टीचर. वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहती थी अपने टीचर के लिए, बट शी वांटेड टू सेव हर सेल्फ. वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती थी जिसमें उसने ये लाइन लिखी है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो अब उसने पूरी की पूरी पोएम लिखी. उस पोएम में कुछ कैरेक्टर्स बनाए. कुछ कैरेक्टर्स थे, सबसे पहले थे फादर स्वॉन,
देन एक मदर डक थी। फादर स्वॉन और मदर डक के 3 बेबी डकलिंग्स थे और इन 3 बेबी डकलिंग्स को उसके फादर क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, मार देते हैं, गल्प डाउन कर देते हैं उनको। फादर स्वॉन किल देम, बिट देम टू डेथ, मार देते हैं। और वो क्यों मारते हैं? क्योंकि वो जो लिटिल डकलिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। यहाँ पर एन बेसिकली सिम्बोलिज्म में उसने पोएम लिखी है। फादर स्वॉन किसके सिम्बॉलिक थे? दैट फादर स्वॉन वाज सिम्बॉलिक टू मिस्टर कीजिंग। और वो डकलिंग्स के लिए क्या कहना चाहती थी? डकलिंग्स से उसने खुद को कंपेयर किया था। देखो, जैसे डकलिंग्स का एक बेसिक ट्रेट है क्वैक क्वैक करना, वैसे एक छोटे बच्चे का ट्रेट है बातें करना। और क्योंकि एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती है तो मिस्टर कीजिंग शायद एक दिन इस पनिशमेंट के बोझ से, ये कांस्टेंट स्कोल्डिंग से, कांस्टेंट इरिटेशन एंड अनॉयंस से एन फ्रैंक को एक दिन वो क्या करेंगे, उसके अंदर ये जो ट्रेट है, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, उसकी जो टॉकेटिवनेस है, उसको वो क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ही इज किलिंग दैट टॉकेटिवनेस, ही इज किलिंग दैट inquisitive behavior of Anne Frank, and in this way she has written a beautiful poetry and she handed over her homework to Mr. Keesing. Ridiculous का मतलब होता है बेवकूफ़ाना, अजीब, absurd. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. लेकिन मिस्टर कीजिंग इस चीज़ से भी ऑफेंड नहीं हुए, जो हमें बताता है दैट ही वाज अ गुड टीचर, ही वांटेड एन फ्रैंक। उसके बाद कभी भी एन फ्रैंक को परेशानी नहीं हुई, शी वाज अलाउड टू टॉक। मिस्टर कीजिंग ने उस पोएम को उस क्लास में पढ़ा और अपने भी कमेंट्स ऐड किए और बहुत सारी क्लासेस में उसको सुनाया। This shows us that Mr. Keesing was really not a old foggy traditional or strict teacher. This tells us that he just wanted a bit of sincerity and discipline in the class by the students. देखो, हर टीचर की एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आज आप मेरे क्लासरूम की बात करेंगे तो I allow my children to be expressive, to talk as much as they can, to tell me their experiences, because literature is all about experiences. कोई भी लिटरेचर का पीस आप उसी तरह इंटरप्रेट करते हैं जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं अपने बच्चों को अलाउ करती हूँ टू बी एक्सप्रेसिव, बट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग एनीथिंग देन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई चिल्ड्रन टू बी क्वाइट, टू बी डिसिप्लिन। सेम शायद मिस्टर कीजिंग के साथ हुआ होगा कि while he was teaching he needed a pin drop silence kind of an environment in his class, but Anne Frank को वो चीज़ तब समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि वो हर चीज़ को बहुत स्पॉटिंगली, फनी वे में, ह्यूमरस वे में ले रहे थे, this tells us that he was not a very strict teacher. And with the punishments also, देखो उसके बाद एन को कभी भी पनिशमेंट्स नहीं मिली, क्योंकि शायद मिस्टर कीजिंग पनिशमेंट्स के साथ क्या करना चाहते थे, he wanted to channelize Anne's एनर्जी इनटू अ प्रोडक्टिव वे। एंड बहुत बात करती थी, लेकिन जब उसे होमवर्क मिलता था तो वो बैठती थी, सोचती थी, कॉन्टम्पलेट करती थी, और उसका जो एक्स्ट्रा टाइम बातों में जाता था वो कहीं ना कहीं वो टाइम कहाँ लगाती थी, सोचने में और होमवर्क करने में। तो उन्होंने उसको सिर्फ एक चैनलाइज किया, उसको एक वे बताया कि यू कैन पुट योर एनर्जी इनटू दिस वे ऑल्सो। ही जस्ट चैनलाइज्ड हर एनर्जी इन अ प्रोडक्टिव वे थ्रू द वे ऑफ punishment. And after that poem, nobody got punished ever by Mr. Keesing. Anne Frank को कोई punishment नहीं मिली और Anne Frank को कोई extra homework भी नहीं मिला. After that, she was allowed to talk in the class of Mr. Keesing. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. Yours, Anne. So उसके बाद शायद Anne ने भी, यहाँ पर भी देखो, एन क्योंकि पहले उसने ऑलरेडी प्रेजुडिस कर लिया था अपने टीचर के लिए कि वो बिल्कुल परेशान करते हैं, मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, मुझे डांटते रहते हैं, तो शायद मिस्टर कीजिंग अगर उससे कुछ अच्छा भी बोलते होंगे तो वो उसको सरकास्टिक लगता होगा, उसे डांट लगती होगी या उसको रेप्रिमांड कर रहे हैं, उसे ऐसा लगता होगा। लेकिन अब क्योंकि मिस्टर कीजिंग ने भी अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड किया तो एन को भी उनकी पर्सनैलिटी समझने आई और एन भी थोड़ा सा समझे कि मिस्टर कीजिंग इज़ नॉट दैट स्ट्रिक्ट टीचर। दिस लाइन इज टेलिंग अस कि उसके बाद उसे भी लगा कि मिस्टर कीजिंग सिर्फ जोक्स करते हैं, क्लास में एक बहुत ही खुश एनवायरनमेंट है, अच्छा एनवायरनमेंट है। सो योर द चैप्टर इज एंडिंग विद टू थिंग्स, with a very big learning, I would rather say, that if any teacher who wants to have a good classroom environment, that teacher has to mold his or her ways first.
सबसे पहले टीचर को अपना तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और उसके साथ साथ बच्चों को भी अपना तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर टीचर थोड़ी सी फ्रैंक होती है या होता है तो बच्चों को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन की तरफ मूव करना पड़ेगा। और जब अ चाइल्ड अंडरस्टैंड अबाउट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द टीचर, एंड जब टीचर बच्चे की पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं और दोनों एक कॉमन पेज पे आ जाते हैं, देन क्लासरूम, दैट पर्टिकुलर classroom is the best classroom for the learning. And with this our chapter ends here only. यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। फाइनली मिस्टर कीजिंग और एन दोनों ही एक अच्छा रिलेशन शेयर करने लग गए ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको इस चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे। अब हम जल्दी से एक बार लर्निंग आउटकम देख लेते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट। अगर एन हमेशा से ही मिस्टर कीजिंग के लिए पॉजिटिवली सोचती और अपने आप को चेंज करती और मिस्टर कीजिंग भी उसके टॉकेटिवनेस को पॉजिटिवली लेते और उसको थोड़ा सा इग्नोर करके थोड़ा उसे समझाते और एक बेटर वे ही मस्ट हैव टेकन अ बेटर वे ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो शायद इस प्रॉब्लम कभी नहीं आती। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली बिहेव करने की कोशिश की, मिस्टर कीजिंग ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एन ने उसको पॉजिटिवली लिया और एन ने एक अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लेके और उन सारे एसेस को पॉजिटिवली, इट वाज बीइंग रिएक्टेड अपॉन पॉजिटिवली बाय मिस्टर कीजिंग। वो सारे के सारे एसेस पे मिस्टर कीजिंग ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, तभी शायद कोई कंक्लूजन आ पाया, तभी शायद एक परफेक्ट सोल्यूशन मिल पाया एंड मिस्टर कीजिंग एंड हमारी एन फ्रैंक का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ। सो इन लाइफ ऑप्टिमिज्म इज द की. If you're not optimistic about anything in life, if you're not able to see things positively, to look at things positively, then even if everything is good in life, even if अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही भी हैं, तो भी आप अच्छा कभी भी फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ द की। बुराई में भी, प्रॉब्लम में भी अगर कोई इंसान पॉजिटिवली सोच पाता है तो उसकी आधी जीत वहीं पर ही हो जाती है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? चलो जल्दी से 2 क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड लेट्स सी कौन सा बच्चा इसको आंसर कर पाता है। Why do you think Mr. Keesing chose the title Incorrigible Chatterbox? Incorrigible Chatterbox ही टाइटल क्यों चूज किया मिस्टर कीजिंग ने? This was so because he expected Anne to express her inability to elaborate on such a topic, that this would embarrass Anne and would check about her, and she would check her indiscipline, because he expected her to apologize and not repeat her talkative behavior, and last is and to explore her creative writing skills. Okay, तो यहाँ पर किस चीज़ को आपको लगता है कि सबसे पहले कि एन इस बारे में कुछ लिख नहीं पाएगी ज़्यादा, जिसकी वजह से एन क्या करेगी, वो थोड़ा सा ह्यूमिलिएट होगी और मतलब उनको लगा था कि ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो एन इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाएगी। सेकंड कि वो एन को ये सब्जेक्ट थोड़ा सा एम्बैरस करेगा और वो अपने डिसिप्लिन को थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेगी। थर्ड कि वो आके इस पनिशमेंट की वजह से वो आके क्या करेगी, वो परेशान हो जाएगी, आएगी मिस्टर कीजिंग को अपोलोजाइज करेगी और अपने टॉकेटिव बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगी। या फोर्थ, मिस्टर कीजिंग चाहते थे कि एन अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को क्या करे, एक्सप्लोर करे। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ एंड इसका आंसर क्या होगा बच्चों? यू हैव टू क्विकली टिक बी फॉर बॉम्बे, कि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट एन को एम्बैरस करेगा पूरी क्लास के सामने और वो कहीं ना कहीं अपना डिसिप्लिन चेक करेगी कि भाई मुझे ही क्यों बार बार एसेस मिल रहे हैं। ये तीनों इसके आंसर्स नहीं हो सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कितने बच्चों का सही हुआ है बताना मुझे ज़रूर, ठीक है? नेक्स्ट, pick the option with the list of the words that best describe Mr. Keesing. कौन से चारों में से ऑप्शन मिस्टर कीजिंग को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं? सबसे पहले जोवियल एंड क्रिएटिव, स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट और इनोवेटिव एंड जोवियल, कि वो बहुत खुश मिजाज और क्रिएटिव इंसान थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे लेकिन इनोवेटिव थे, टॉलरेंट बर्दाश्त थी उनके अंदर और स्ट्रिक्ट थे, इनोवेटिव थे यानी कि बहुत चीज़ों को सोच इनोवेशंस के साथ चीज़ों को करते थे और बहुत खुश मिजाज आदमी थे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? सोचो। दोनों चीज़ों को, जिस तरीके की पनिशमेंट्स वो देते थे और जिस तरीके क्लासरूम होने चाहिए था, तो उसको किस टीचर की कैटेगरी में आप रखोगे, किस कैरेक्टर्स में रखोगे उसको?
the answer would be B only. He was a little strict, but he was innovative as well. वो क्या थे? वो innovative भी थे और वो strict भी थे. Strict because he wanted a disciplined classroom. Innovative, the kind of punishments he gave, वो हमें कहीं ना कहीं बताती है that he was an innovative man. And with this particular slide, we've come to an end of this particular chapter, this particular video. Basically खत्म हो चुका है content. Next video में हम question and answers discuss करेंगे इस particular chapter के. And I hope ये chapter आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा. And at the end, what I say is just that for your grade 10 preparation, stick to Mission Gyan, and for your grade 10 English preparation, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care.